दोस्तों नमस्कार, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं इस बार लोकसभा चुनाव के समय है बिल्कुल नज़दीक आ चुका है और ऐसा लगता है कि जैसे चौखट पे देहरी पे लोकसभा चुनाव खड़े हुए हैं। क्योंकि 10-15 दिन के अंदर कभी भी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो सकती है और इसको लेकर तमाम तरह के जो राजनीतिक प्रयास हैं सभी राजनीतिक दलों के वह इस समय करते हुए दिखाई भी देते हैं। और जो राजनीतिक एजेंडा है आगामी लोकसभा चुनाव का क्या होगा और किस दिशा में आगामी जो राजनीति देश की वह चलेगी। इसको लेकर सभी राजनीतिक दल जैसे मैंने कहा कि अपने-अपने प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं। और जैसे अगर इंडिया गठबंधन की बात करें, उसमें मुख्य रूप से जो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है या तेजस्वी यादव की जो आरजेडी है, ममता बनर्जी है, ये लगभग अपना जो राजनीतिक एजेंडा है, उसको लगभग वह सामने रख भी चुके हैं। जैसे कि जातीय जनगणना की बात है या ओबीसी की को प्रमुखता देने की बात है। इस तरह के जो विषय हैं सामाजिक न्याय की जो बात की जाती है, उसको लेकर आगामी जो इंडिया गठबंधन है, वह आगे बढ़ता दिखाई देता है। बेरोज़गारी के मुद्दे हों, चाहे महँगाई के मुद्दे हों, इस पर बड़ी प्रमुखता से वह अपनी बातें रख रहा है। वहीं अगर हम सत्ता पक्ष को देखें या प्रधानमंत्री मोदी जी की जो कार्यशैली है उसको देखें वर्तमान की, वह लगातार मंदिरों में, मठ में इस तरह के अपने जो एक्टिविटी दिखा रहे हैं और साथ ही ऐसा लगता है कि राम मंदिर के मुद्दे पर या धार्मिक मुद्दों पर वह अपनी जो आगामी राजनीति है लोकसभा चुनाव की, उसको गति देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि साथ में वो अर्थव्यवस्था की बात करते हैं और जो अन्य विकास के मुद्दे हैं उनको भी बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से ज़्यादातर वह अपनी जो इस समय भाव भंगिमाएँ हैं, वह कहीं न कहीं एक धार्मिक रूप को उसको प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इन सब बातों पर आज की हमारी चर्चा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कौन-सा एजेंडा भारतीय राजनीति को प्रभावित करेगा, किस तरह के मुद्दे भारतीय राजनीति को प्रभावित करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे देश के बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ आनंद वर्धन सिंह जी हैं, लखनऊ से बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं। उनका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। और साथ ही पुष्पेंद्र शर्मा जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं इस समय। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार, हमारे साथ नमस्कार। गुजरात से भी हिमांशु जी जुड़े हुए हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गुजरात की राजनीति को बखूबी जानते हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं हिमांशु जी से ही करता हूँ। हिमांशु जी, आपको क्या लगता है कि हम गुजरात की से जुड़े हुए हैं और साथ ही गुजरात की राजनीति को भली-भाँति जानते हैं। और देश की राजनीति में इस समय गुजरात के जो नेता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, पूरा उनका प्रभाव इस समय देश की राजनीति में लगातार 10 वर्षों से है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरह से आप देखते हैं कि कौन से एजेंडे इसमें भारतीय राजनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं? क्या लगता है आपको हिमांशु जी? अ, देखिए गुजरात की जहाँ तक बात है, तो गुजरात में बीजेपी घर-घर तक पहुँच चुकी है। तो गुजरात में मुझे नहीं लगता है कि 26 की 26 सीट में कोई समस्या हो सकती है। सीट शेयरिंग जो हुआ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच और जिस तरीके से भरूच से खबरें आ रही है, तो जो अहमद पटेल जी के जो समर्थक हैं या उनकी बेटी या उनका बेटा जिस तरीके से जो बातें आ रही है, वो ख़ैर ठीक है, लेकिन वो अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ी चुनौती नहीं है, फिलहाल मैं मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि पिछले 2 टर्म का अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे 2014 और 2019 तो गुजरात ने 26 की 26 सीटें दी। और जहाँ तक ये जो मुद्दे हैं, चाहे वो नॉर्थ साउथ के डिवाइड की बात आ रही हो, चाहे वो किसानों के आंदोलन की बात आ रही हो, आर्थिक मुद्दों पे जो बातें आ रही है, इसका इम्पैक्ट क्यों नहीं हो सकता है, इसका मैं एक आपको एक क्लासिक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। पिछले वीक मेरा एक ट्रैवल होना हुआ अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। अमरेली से मैं वापस फिर आ रहा था अर्ली इन द मॉर्निंग 5 ओ क्लॉक हम लोग निकले थे। तो रास्ते में जितने भी गाँव पड़ते हैं हाईवे पे छोटे-छोटे, वहाँ पे कहीं न कहीं लग्ज़री बसें खड़ी थी, चाय की केतलियाँ खुली थी और लोग जा रहे थे लग्ज़री बसों में। तो हमने ये फिनोमिना करीबन 2-1 गाँव में देखा, फिर तीसरे गाँव में जैसे ही फिनोमिना देखा तो मैं रुक गया, मैंने वहाँ पे पूछा कि मामला क्या है? क्योंकि पिछले 2 गाँव पे भी हमने ऐसी लग्ज़री बसेस देखी, ये सब हो रहा है। तो वहाँ पे जो चाय की केतली पे जो लोग चाय पी रहे थे सुबह, उनको ही मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि अ, राजकोट से ट्रेन जा रही है, अयोध्या राम मंदिर, तो सभी मतलब दूर-दराज के गाँव से लोगों को ले जाया जा रहा है और वो लोग सब अयोध्या जा रहे हैं। तो ये जो राम मंदिर का जो सेंटिमेंट है, वो गुजरात में बहुत अच्छे तरीके से फिलहाल मुझे ऐसा लगता है ज़मीनी स्तर पे, खास करके रूरल बेल्ट्स में काम कर रहा है। दूसरा आपको गुजरात को किस तरीके से समझना पड़ेगा कि गुजरात में जो बहुमूल जो मतलब जो पॉपुलेशन है पटेलों की, वो ज़्यादातर रूरल बेल्ट्स में है और पटेलों ने जिस तरीके से पिछले सालों में जो प्रोग्रेस की है, पटेलों ने शिफ्ट किया अपना मतलब जो पॉलिटिकल शिफ्ट उनका हुआ राम मंदिर के मुद्दे को लेके ही, जब राम मंदिर का आंदोलन चालू हुआ था और तब से पटेल्स जो है वो पावर के साथ रहे, मतलब पावर में जो है उनके साथ रहे और पावर में रहने की वजह से उनको बेनिफिट भी मिला है रियल एस्टेट में खेती के जिस तरीके से प्रोग्रेस की बातें आई, कारखाने जो आए टाटा नैनो वगैरह जो भी,
उसमें जो भाव बढ़े, दाम बढ़े ज़मीनों के, तो ये सब बेनिफिट उनको मिला है और कहीं न कहीं जैसे मैंने कहा कि बीजेपी हर एक घर में घुस चुकी है, तो कहीं न कहीं हर एक घर से कोई न कोई बंदा या शाखा से जुड़ा हुआ है, संघ से जुड़ा हुआ है, बीजेपी से जुड़ा हुआ है, वीएचपी से है, एबीवीपी से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है गुजरात में इतनी इम्पैक्ट हो सकती। बाकी की चीज़ें कैसे किस दिशा में जाएगी, ये अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि साउथ का जो बेल्ट है, वो ज़्यादातर जो कंसर्न है इकोनॉमी वगैरह को लेके क्योंकि सर्विस सेंट्रिक पूरा का पूरा वहाँ का इकोनॉमी है। मिक्स है अच्छा खासा एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ और सर्विस का। और जिस तरीके से साउथ में जो चैलेंजेस आ रही है, तो उसमें क्या बीजेपी धर्म की राजनीति खेलेगी? क्योंकि हमने देखा कि जिस तरीके से पीएम ने राम मंदिर के पहले जो एक रैली की थी, उसमें जय श्री राम के नारे लगे थे। वहाँ पे जो शिवपंथी और विष्णुपंथी जो होते हैं, तो कहीं न कहीं वो विष्णुपंथियों को उसमें कन्विंस कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। तो उनका जो सोशल इंजीनियरिंग है बीजेपी का, ये इस दिशा में जाते हुए लग रहा है। पहले मुझे लग रहा था कि बहुत मतलब वॉइस ऑफ डिसेंट जो है वो साउथ से आएगा, लेकिन साउथ की पॉलिटिक्स से वॉइस ऑफ डिसेंट आएगा। साउथ की सोसाइटी से वॉइस ऑफ डिसेंट कैसे आएगा ये कहना थोड़ा मुश्किल है फिलहाल, जिस तरीके से पूरा ऑप्टिक्स बिल्ट हो रहा है। दूसरी जो ज्ञानवापी मस्जिद की बात आ रही है, जहाँ पे जो शिवलिंग या शिवालय की जो बातें आ रही है, जिस तरीके से मुद्दा छाया हुआ है, तो शायद शिवपंथियों का भी मतलब एक झुकाव इस दिशा में हो सकता है बीजेपी के तरफ या इनकी जो राजनीति है इसकी तरफ। फिलहाल ये कहना मुश्किल है, मुझे लगता है ये सब हमको पता चलेगा बाद में ही। किसान आंदोलन जिस दिशा में जा रहा है, नॉर्थ में जो सेंटीमेंट बिल्ड हो रहा है, वो बिल्कुल मुझे लगता है इम्पैक्ट करेगा बीजेपी को। कितना रेजिस्टिव रहेगा, ये कहना फिलहाल मतलब एक आई मीन सिंह साहब है, पुष्पेंद्र जी है, तो उनको ज़्यादा धरातल की बातों से या जिस तरीके के उन्हें उनके एनालिसिस में देखता हूँ, तो वो ज़्यादा इसके ऊपर प्रकाश डाल पाएँगे। पर गुजरात, तो मैं अभी आपको लिख के दे सकता हूँ कि 26 की 26 सीटें बीजेपी में से कुछ कम होने की मुझे संभावना नहीं दिख रही। क्योंकि गुजरात में घर-घर में बीजेपी घुस चुकी है और जिस तरीके से उनका जो मतलब जैसे मैंने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा जो है, उसके ऊपर ये राजनीति चल रही है। अब मुझे पता नहीं कि भारत के दूसरे दूर-दराज के गाँव में इस तरीके से लोगों को लाया जा रहा है अयोध्या या ट्रेन्स भर-भर के लाया जा रहा है, ये दिशा में ये सब चल रहा है। यहाँ पे क्लियरली मुद्दा जो है, जिस तरीके से कम्युनल डिवाइड बन गया था, जो एक कहा जाता है कि एक सोशल लैबोरेटरी है गुजरात बीजेपी के लिए उन दिनों से और जिस तरीके से हिंदुत्व की जो लहर चलाई थी बीजेपी ने 1990 से लेके अब तक की, उसमें मुझे लग रहा है बीजेपी को इस बार कोई डेंट होने की मुझे संभावना नहीं दिख रही। जो भी बातें आ रही है, उसपे कहीं न कहीं वोट शायद कम हो सकते हैं पर सीट कम हो ऐसा मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है गुजरात में। भारत में जैसे मैंने कहा साउथ विल बी डिसिसिव, नॉर्थ ईस्ट तो मतलब हम देख ही रहे हैं किस दिशा में पड़ा है, क्या माहौल है वहाँ पे और नॉर्थ में ये जो किसानों का जो आंदोलन है, उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहेगा और आजकल मैं दूसरा ये देख रहा हूँ कि इकोनॉमिस्ट वगैरह भी आजकल जिस तरीके से आर्टिकल्स लिख रहे हैं, तो वो एक पूरा एक अर्बन एफ्लुएंट क्लास को जिस तरीके से इम्पैक्ट करेगा, तो उसमें कहीं न कहीं मुझे लगता है रेजिस्टेंस बीजेपी के सामने आ सकता है। लेकिन वेट एंड वॉच की परिस्थिति है। दूसरी हमको नज़र रखनी पड़ेगी, ये एसबीआई 6 तारीख को मतलब आज 1 तारीख पे बात कर रहे हैं, 6 तारीख को उनको लिस्ट देना है ईसीआई को और ईसीआई की वेबसाइट पे लिस्ट जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट भी क्या आएगा ये देखना पड़ेगा। तो ऑल इन ऑल गुजरात में मुझे फिलहाल कोई इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। नेशनली साउथ, नॉर्थ ईस्ट ममता और बंगाल में जिस तरीके से जो माहौल अभी बना हुआ है, हिमाचल में जो परिस्थितियाँ हुई है, किसान आंदोलन की जो बातें हैं, चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ, उसका कहीं न कहीं इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस बिल्कुल आएगा बीजेपी के सामने। अब वो बात कर रहे हैं कॉन्फिडेंस है कि 317 हम किसी भी तरीके से पार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से पूरी बिसात बिछाई गई है, इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है, जो मुद्दे हैं उनके खास करके, उसके सामने बीजेपी का ये प्रोग्रेस का एजेंडा या ये राम मंदिर का एजेंडा कैसे टिकेगा, मुझे लगता है यही देखना पड़ेगा। जी, जी। जैसा आपने कहा कि जो गुजरात की आपने राजनीतिक स्थिति की बात की, उसके अलावा पूरे देश की राजनीति को भी आपने कहा कि कहीं न कहीं वो बीजेपी के लिए परेशानी बन रही है। मैं पुष्पेंद्र शर्मा जी के पास आता हूँ। पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है, कोई राजनीतिक एजेंडे की अगर बात करें, देश में जिस तरह से सामाजिक न्याय का जो एजेंडा दोबारा से इस मुखरता के साथ मुख्य धारा की राजनीति में शिफ्ट होता दिखाई देता है। कि जो लगातार विपक्षी दल हैं, वह इस मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। और जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अंदर जो लोगों का एक उपस्थिति दर्ज हो रही है, उसने भी इन मुद्दों को कहीं न कहीं ताकत दी है। वहीं जैसे बीजेपी लगातार जो हिमांशु जी ने भी कहा कि राम मंदिर का मुद्दा या दूसरे अन्य जो मुद्दे हैं ज्ञान वापी का, इस तरह के मुद्दों को मुख्य धारा में लाने के प्रयास में है।
आपकी नज़र में कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय राजनीति में बड़ा असर डालेंगे आगामी लोकसभा चुनाव में? पुष्पेंद्र शर्मा जी। प्रशांत जी, भाई हेमंत जी से, आनंद जी से मिलवाने के लिए बहुत शुक्रिया। आपके दर्शकों का मैं अभिवादन करता हूं और अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूं कि पहले जब चुनाव से पूर्व चर्चा करा करते थे तो ये होता था कि साहब बहुमत मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, जीत जाएगी पार्टी, नहीं जीत जाएगी। 2019 से पहले थोड़ी सी चर्चा ये हुई थी, यार सीटें कम हो जाएंगी बीजेपी की, सीटें कम हो जाएंगी और कितनी मिलेंगी और कितनी मिलेंगी। पर इस बार तो चर्चा की शुरुआत इनसे होने लगी ज्यादा जगह पर कि 370 मिल जाएंगी या नहीं मिल जाएंगी और 400 पार जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये जो परसेप्शन की लड़ाई लड़ी है, और मैं हमेशा कहता रहा हूं कि जो विपक्ष है वो कुछ तो खैर मीडिया ने भी उसे दबा दिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, पर खुद भी वो कभी अपनी प्रोपेगेंडा मशीनरी को या अपने प्रचार तंत्र को इतनी मजबूती नहीं दे पाए कि वो इनका इनका कड़ा मुकाबला कर सके। और जैसा आप देख ही रहे हैं, उनका भाई चुनाव मशीन की तरह काम करती है भारतीय जनता पार्टी। उसने कहीं कहीं वैक्यूम नहीं छोड़ रहे, कहीं स्पेस ही नहीं दे रहे दूसरे को। और जो विपक्ष है हमारा वो तरह तरह से उलझता चला गया। तो उससे क्या हुआ, सबसे बड़ी बात कि मुद्दे तो पीछे चले गए, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो या अन्य आप जो भी मुद्दे उन्हें कहना चाहें, महंगाई को ले ले। मतलब ये कभी हुआ नहीं देश में कि इतना महंगा पेट्रोल, इतना महंगा डीजल, इतनी महंगी गैस का सिलेंडर, और अ, मतलब मीडिया उसके समर्थन में गाने लगे। लोग वहाँ समर्थन में आके कहने लगे कि साहब देश के लिए हम कुछ भी दे देंगे और ये कर लेंगे। ये कुछ अजीब परिदृश्य है। ऐसे में मुद्दा विहीन चुनाव हो गया और एक तरह से जो इनकी कोशिश है विपक्ष विहीन करने की, उसको थोड़ी सी ताकत कुछ लड़के दे रहे हैं। तेजस्वी हुए, राहुल हुए, अखिलेश हुए, ये थोड़ी सी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये मैं नॉर्थ की बात कर रहा हूँ। साउथ में थोड़ा सा परिदृश्य अलग है। आनंद भाई जब आएंगे तो पूरे देश की चर्चा करेंगे। तो मोटे तौर पे इन्होंने मुद्दा विहीन कर दिया। और जैसा कि तैयारी थी, और जनवरी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से जो गांवों में माहौल बनाया गया, सब बनाया गया, एक तरह से ज्वार सा आ गया था। हालांकि जैसा हेमंत भाई ने गुजरात में बताया, उतनी स्थिति तो यहाँ उत्तर प्रदेश में ही नहीं है इस समय, नहीं लग रही मुझे, जो मैं देखता हूँ वातावरण में। और धार्मिक उत्सव होते रहे, सब कुछ होता रहा, पर जगह जगह तारीफ होती रहती है। अभी इसमें थोड़ा सा लाइटर नोट पे जाके कहूंगा, आनंद भाई अगर इजाजत दे देंगे मुझे लाइटर नोट पे जाने की, तो देखिए कुमार विश्वास ने वो स्कूबा डाइविंग जब वो द्वारका में गए तो क्या लाइन पढ़ी। उसने कहा कि वो मोदी जी जो अंदर गए वो भगवान कृष्ण का मकान देख के आए हैं और इसे जो है गंभीरता से लेना, हो सकता है वो उनका दूसरा मकान बनाने की तैयारी कर। तो ये एक्चुअली लाइटर नोट है, लेकिन एक भावनाओं को व्यक्त करता है। और उन्हें ये लगता है कि मोदी जी सारी इच्छाओं को, सारी आकांक्षाओं को, और खासतौर पे हिंदू धर्म के अनुयायियों की सारी इच्छाओं को पूर्ति कर देंगे, चाहे किसी भी कीमत पर उन्हें करनी हो। ये जो भावना है, और दूसरी तरफ ये प्रचार कर देना कि देखो वो मंदिर के उसमें नहीं गए, सब वो नहीं गए, उसे नकार दिया, इनविटेशन को नकार दिया, एक एंटी हिंदू उनकी छवि पेश कर देना, इस काम में वो कामयाब हो रहे हैं, बार बार कामयाब होते हैं। अगर हम इसी को ये मान लेते हैं कि इस समय का ये मुद्दा चल रहा है, फिर अपनी सरकार की जो सफलताएं हैं, जो उन्होंने काम किए हैं, उसको जिस तरह से गिनाते हैं, चाहे वो पुरानी योजनाएं थी, दूसरी सरकारों की थी, उस पर उन्होंने मुल्लम्मा चढ़ाया, अपने स्टिकर लगाए और बेच दिया, लेकिन वो बेचने में कामयाब तो हो रहे हैं, दूसरे कामयाब नहीं हो रहे। तो पहली बार अगर लोगों से बात करो, अरे साहब कुछ नहीं है, तो एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है, एक तरफा चुनाव है। हालांकि अखिलेश और राहुल इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रहे, पर उन्होंने वहां पे नीतीश का को लेके इंडिया का गठबंधन देना, या जयंत चौधरी को ले लेना। अब तो उन्हें सीट भी दो, जो जानकारी मिल रही है, दे दी है, बागपत और बिजनौर की। और परसों रविवार को शायद फिर से मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है, 2 कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे, 3 उप मंत्री बनाए जाएंगे, सारे काम साथ साथ। आप देखें तो सूची उनकी सबसे पहले तैयार हो रही है, रात के 4 बजे तक चर्चा कर रहे हैं। तो इस चुनावी मशीन से मुकाबला करने के लिए जितना दमखम, जितनी तैयारी, जितनी मेहनत विपक्ष को करनी चाहिए, मुझे मुझे अपना मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो उसमें पिछड़ते दिखाई देते हैं। और इसीलिए उनको चुनौती देने के लिए, या उनके 80/80 के नारे को ध्वस्त करने के लिए अभी उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ये आसान नहीं है। अभी बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुत गुंजाइश है, बहुत गुंजाइश है। बस संकेत ये है कि क्या जनता तक उसको वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्योंकि जब जब ऐसी परिस्थितियां बनी है तो फिर ये छोटे विपक्षी दलों ने या दूसरे विपक्षी दलों के 1-2 नेता से बात नहीं बनती।
ये तो जनता ही उठ खड़ी होती है और ऐसा कोई जन आंदोलन दिखाई देता नहीं। तो क्या जो विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो पीडीए का नारा दे रहे हो, दूसरे नारा दे रहे हो, ये मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे हो, क्या वो उनके दिलों तक पहुंच पा रहा है? अगर ये अभी भी समय है, हालांकि इट इज टू लेट, बट अभी भी समय है, अगर समय तक बातें पहुंचती हैं और वोट एक जगह पड़ता है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का ये जो 400 पार और 370 वाली बातें हैं, ये इतना आसान नहीं रह जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। बाकी आनंद भाई है, वो और इस पर रोशनी डालेंगे। जी, जी। जी, जी। जैसा आपने कहा कि विपक्षी दलों के पास समय के अभाव है, कोई स लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। मैं आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी, आपको क्या लगता है कि पूरे अगर प्रदेश की बात करें, जिस तरह उत्तर प्रदेश के क्यों 80 लोकसभा सीटें हैं और बिहार हो गया है, ये 2-3 स्टेट तो बिल्कुल ऐसे हैं जो सीधा-सीधा एनडीए और वर्सेस इंडिया के बीच में हम देखते हैं। बीजेपी और जो विपक्षी दलों का गठबंधन है। तो अगर देखें, चुनौती तो बीजेपी के लिए लगातार बढ़ रही है। हालाँकि 370 का जो नारा दे रहे हैं, वैसे पुष्पेंद्र जी ने कहा कि एक माहौल में कहीं न कहीं रच बस गया है वो। लेकिन क्या इतना आसान है 370 का आंकड़ा पार करना? क क कुछ लोग तो विशेषज्ञ ये कहते हैं कि 272 पूरा करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है बीजेपी के लिए इस समय। इसलिए विपक्षी दलों को कमज़ोर करने की जो रणनीति है उन्होंने अपनाई हुई है। उन्हें तोड़ना, उनके नेताओं को अपने में मिलाना। तो ये जो दल-बदल है, क्या ये दिखाता है बीजेपी के अंदर भी कहीं न कहीं एक चिंता है अपने आंकड़ा पूरा करने के लिए? आनंद जी। प्रशांत जी, पहले तो ये बता दूं कि ये दल-बदल ही नहीं है, जिस तरह से पूरा नेतृत्व इस समय क्लूलेस है। रोज आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसका कोई बहुत आवश्यकता नहीं है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अ, मैं एक-एक करके आ रहा हूं। नैरेटिव सेट जी, किया जी। जा रहा है 370 का। जैसा आपने कहा कि 272 का भी कोई आंकड़ा बीजेपी का कोई व्यक्ति बैठ के ये बता दे 272 कहां से आएंगे। एक ही दो जगह से आ सकते हैं कि अगर गुजरात में 26 में 52 सीटें आ जाएं या राजस्थान में 25 में 50 सीटें आ जाएं, क्योंकि अगर वो पूरी सीटें रखिए भी तब भी 272 का आंकड़ा छूना मुश्किल बात हो रही है। अब मैं सिलसिलेवार एक बार आपके साथ, जैसे अगर वो कह रहे हैं केरल में मेरी 10 सीटें आएंगी, अब अगर केरल में 10 सीटें आ जाएंगी तो ठीक है, फिर तो शायद 543 में 500 सीटें इन्हीं की आ जाएंगी। तो इस तरह की चीजें देख के लोगों को भ्रमित करना या भरमाना, वो शायद टैक्टिस हो सकती है। मुझे तो वो ये लग रहा है कि ये क्लूलेस हैं। इनको समझ ही में नहीं आ रहा और डेस्परेशन रोज दिखाई पड़ रहा है। मैं अब एक-एक करके ज़रा बीजेपी की 2-3 चीज़ें बताऊँ जिसपे बीजेपी प्ले कर रही है, जो बीजेपी की स्ट्रेंथ है। बीजेपी को लगता है कि राम मंदिर बड़ा मुद्दा उसके हाथ में आया है। 1 से 10 नंबर तक राम मंदिर और उसके साथ ज्ञान व्यापी और ये सब है। अ, ज्ञान व्यापी के बाद दूसरा ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार को एक बड़े ढंग से पेश कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि जब आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार करते हैं, तो आपके अपने आप ही जो परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, उसपे भी लोगों की अब नज़रें जाने लगी हैं। अब ऐसा नहीं रह गया है कि लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो परिवारवाद का सबसे बड़ा, जब हम सब लोग बड़े हो रहे थे, तो परिवारवाद के नाम पे हम सब लोग कांग्रेस को ही टारगेट करते थे। आज राहुल गांधी ने काफ़ी कुछ उस परिवारवाद के दाग को धो चुके हैं, परिवार वो बार-बार जीत के आ रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो उनके ऊपर वो नहीं लग पाता है। अ, तीसरी चीज़ ये है कि बीजेपी एक और कॉन्फिडेंट है कि वो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की मदद से काफ़ी कुछ चीज़ें मैनेज कर लेगी। और अब तो ये भी कहा जाने लगा है कि अगर लास्ट मिनट में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगेगा कुछ दिक्कत है, तो अरविंद केजरीवाल, आप तेजस्वी यादव, अखिलेश, सबको वो जेल में बंद कर देंगे। इस तरह की बात भी अब नैरेटिव सेट हो रहे हैं। फिर एक बात ये है कि जो सपने बेचने का काम मोदी जी करते हैं, वो सपना इस बार थोड़ा बेचने में मुश्किल हो रही है। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ कि वो 370 पार, एनडीए 400 पार, एनडीए का एक स्टेट बता दीजिए, एक स्टेट, जहाँ पे बीजेपी का गठबंधन इन प्लेस हो। जैसे अभी पुष्पेंद्र जी अभी-अभी कह रहे थे कि वो बहुत आगे हैं, उन्होंने अपनी सुबह 4 बजे तक मीटिंग कर रहे हैं। मैं भी पुष्पेंद्र भाई से समझना चाहूँगा कि किस स्टेट में एनडीए का गठबंधन आपको लग रहा है कि यहाँ गठबंधन हो गया, इसकी इतनी सीटें, इसकी इतनी सीटें, इसकी इतनी सीटें। अ, ये जो जो मेरी समझ ये है कि बीजेपी यहाँ लेट इसलिए हो रहा है कि बीजेपी को पता है कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन के बाद वहां पे बड़े स्तर पे झगड़ा होगा, क्योंकि जैसा बीजेपी के स्टाइल है वो 50% से ज्यादा लोगों के टिकट काटती है। तो अगर वो 50% से ज्यादा लोगों के टिकट काट रही है, तो वो कोई बहुत आसान काम नहीं रहेगा उसको उनको होल्ड करना। अ, टिकट के समय झगड़े की अगर सिर्फ बात कर लें, तो
भाई आप एक चीज एनडीए का समझ लीजिए, एनडीए महाराष्ट्र में 48 में 43 सीटें पिछली बार लाई थी। एक सीट कांग्रेस को मिली थी, 4 सीट एनसीपी को मिली थी, बाकी सारी सीटें इनके इन लोगों को मिली थी। बिहार में 40 में 39 सीट लाई थी। क्या कोई कहीं पे भी आप आप बीजेपी के समर्थक से भी पूछ लीजिए, क्या वो 40 में 39 सीट की बात कर सकता है? क्या वो 48 में 43 सीट की बात कर सकता है? अब एक बड़ी चीज और है जो हम सब लोगों को, वो केवल गरीब आदमी को नहीं, मुझे, आपको, हिमांशु जी को, जितने लोग बैठे हैं, महंगाई का असर हम सबके ऊपर है। जो जो आज से, मतलब आज से 5-6 साल पहले ये लगता था कि ठीक है, पेट्रोल क्या लगेगा। आज जब घर से आते हैं तो ये लगता है कि एक साथ ही चले चलो, गाड़ी लेके बार-बार बाहर मत निकलो। बहुत से छोटे-छोटे चीजें, महंगाई का असर हो रहा है। और एक जो हरदम बात है, क्योंकि बीजेपी की जो टोटल जो कैंपेन होता है वो मोदी जी पे ओवर डिपेंडेंस रहती है। हर बार मोदी जी पे ऊपर ओवर डिपेंडेंस है। अब मैं इंडिया गठबंधन की थोड़ी बात कर लूँ। ये तो मैंने बात कर ली बीजेपी और एनडीए जी, की। इंडिया गठबंधन में एक बड़ी चीज़ क्या हुई जो मुझे लगता है कि जब 9 अगस्त 2022 में नीतीश कुमार जी ने एनडीए छोड़ के और वो महागठबंधन में बिहार में आए थे, तो चेंज ऑफ मूड हुआ था। मतलब ऐसा, मैं कन्विंस हूँ कि उस समय एकदम से लोगों में एक आया था कि नहीं, नहीं, नीतीश कुमार आ गए हैं तो अब कुछ हो सकता है और हो जाएगा। हालाँकि नीतीश कुमार का अगस्त में आना और इंडिया गठबंधन के बनने के बीच में 6-7 महीने का फासला था। लेकिन इस बीच जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, मतलब ये एक, जिसको ये कहेंगे ना कि ये हो सकता है, ये कर सकते हैं। इस तरह का एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस ज़रूर विपक्ष में आया था। और इसके लिए मैं हरदम मानता हूँ कि नीतीश जी का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मामले में। एक चेंज ऑफ मूड जो मैं जितना पकड़ पा रहा हूँ, जिस दिन अखिलेश यादव जी, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं सीट सीट बाय सीट लोगों से किसी से भी बात करने को तैयार हूँ। जिस दिन चेंज ऑफ जिस दिन अखिलेश यादव ने गठबंधन अनाउंस किया उत्तर प्रदेश में कि 17 सीट कांग्रेस को, 1 चंद्रशेखर रावण को, 62 सीट पर हम लड़ेंगे। और उसके बाद उन्होंने अपने 30 कैंडिडेट अनाउंस कर दिए हैं। कांग्रेस ने भी करीब-करीब कैंडिडेट उसके फाइनल हैं। चंद्रशेखर रावण ने नगीना से लड़ेंगे। वो चेंज ऑफ मूड आया है। इट इज फॉर ऑपोजिशन, इसने वो काम किया है जो नीतीश कुमार ने अगस्त 2022 में किया था। वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, क्योंकि पहले हो रहा था कि यहां से तो बीजेपी 75 से ऊपर सीट पाएगी। लेकिन आज अगर सिलसिलेवार सीट वाइज, आप भी उत्तर प्रदेश, आप 1 मिनट में बैठे, जी, जी। अगर सीट वाइज भी आप आकलन कर लें, तो कम से कम इस 51 सीट जो जहां पे कांग्रेस और मोटे तौर पे कांग्रेस ने ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है, लेकिन पता है कि कौन-कौन लड़ने की बात है, ज्यादातर वही जी, होंगे। जी। हुँ, सपा ने 30 पे और चंद्रशेखर रावण, अगर इस 51 सीट की भी बात कर लें, तो आज भी बहुत कम्फर्ट, मतलब बहुत आराम से वो 21-22 के ऊपर आंकड़ा जा रहा है इंडिया गठबंधन का सीट के नाम पे। मैं सीटों को, मैं अगर किसी दिन आप प्रोग्राम करेंगे तो मैं सीट के साथ भी उसको कर जी, दूंगा। समय की बाध्यता के कारण नहीं कर रहा हूँ। दूसरा जी, क्या हो रहा है कि आप ये जितना भी परेशान हो, भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट तो हो रहा है। वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट कर रही है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। ये माना, अब कोई कह सकता है कि भीड़ आ रही है, उस भीड़ से क्या फ़र्क है? देखिए, मैं बिल्कुल हिमांशु जी की बात को मान रहा हूँ कि अगर मैं इधर 2-3 बार अयोध्या से गुज़रा, दिन में तो नहीं, लेकिन रात में वहाँ करीब-करीब ट्रैफिक जैम जैसी स्थिति हो जाती है। मोटे तौर पे सरकार क्लेम कर रही है कि हमारे यहाँ एक दिन में यहाँ 5 लाख लोग दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन वो क्लेम झूठा है, वो हो नहीं सकता है, क्योंकि अगर आप सेकंड में उसको कन्वर्ट कर लें, तो 1 सेकंड में 13 लोगों को दर्शन करना होता है, जो ये नहीं है। मोटे तौर पे वहाँ 50,000 से 1 लाख के बीच आ रहे हैं, जो बड़ी तादाद है। मंदिर की व्यवस्था है, बाहर जो लोग आ रहे हैं, लेकिन मैं ये भी मान रहा हूँ कि जो लोग दर्शन करने जा रहे हैं, मेरे घर में भी लोग, मुझे भी दर्शन करने जाना है, मैं भीड़ की वजह से नहीं जा रहा हूँ। वो सब भाजपा के वोटर हैं, ये थोड़ा इसको मुझे लगता है कि वो सब भाजपा के वोटर नहीं है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जब आप मंदिर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे सारी सुविधाएँ, साधन दिए जा रहे हैं लाने के लिए। जब तेजस्वी इस समय अपनी यात्रा चला रहे हैं या अखिलेश यादव चला रहे हैं, माफ कीजिएगा, राहुल गांधी चला रहे हैं, तो यहाँ पे मेरी समझ में, जितनी मेरी जानकारी है, वो अपनी यात्रा का तो सब वो कर रहे हैं, लेकिन लोगों को लाने के लिए कोई इस तरह का बंदोबस्त नहीं हो रहा है। मैं थोड़ा एक चीज और कहूंगा, स्टेट वाइज जो लोकल लीडरशिप है, वो इस समय बीजेपी को ठीक से चैलेंज कर रही है। मैं नाम के साथ बता रहा हूँ, और उसको मैच करने के लिए बीजेपी के पास केवल मोदी जी का एक नाम रह गया। बिहार में तेजस्वी यादव
अब ऐसा मानना है कि वो नीतीश जी के चले जाने से एक फायदा ये हुआ है कि तेजस्वी यादव उस छाया से बाहर निकल के आके उनकी लीडरशिप कम से कम एस्टैब्लिश हो गई। नहीं तो अगर पिछले 15 महीने का आपको दृश्य याद हो, तो नीतीश कुमार जी के पीछे वो हाथ बांध के खड़े रहते थे। मैंने 15 महीने के दौरान उनसे एक शब्द भी नहीं सुना। मतलब मैंने चाहे वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो, चाहे कोई पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म हो, पीछे हाथ बांध के खड़े रहते थे। तेजस्वी यादव अब बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव विधानसभा में बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव यात्रा कर रहे हैं और वो ठीक से इस समय बिहार के सबसे बड़े लीडर के रूप में एस्टैब्लिश हो गए हैं। मैं तो कह रहा हूँ सबसे बड़े। अब उनको कितनी सीट मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन का कद जिस तरह से बढ़ गया, वो अभी जेल में रखा गया है, वो वहां पे लोकली बीजेपी के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मैं पहले से भी कहता था कि अखिलेश यादव ही को आगे रहना है। अखिलेश यादव अ, ने जिस तरह से गठबंधन को करके अपने लोगों को अभी तक लेके आए हैं, उनसे जो एक चूक हुई है, जो मुझे लगता है, वो अभी तक राज्यसभा में उन्होंने जो आलोक रंजन जी को टिकट दे दिया था, उसके अलावा अभी तक कोई चूक मुझे नहीं नजर आ रही है। तमिलनाडु में स्टालिन है ही जो सीधे-सीधे वहां चैलेंज कर रहे हैं। उनके सामने कोई भी ऐसा ना लोकल लीडरशिप है, ना बीजेपी की लीडरशिप है। आंध्र प्रदेश में अब इंडिया गठबंधन के पास शर्मिला नाम की जो शर्मिला रेड्डी वो खड़ी हो गई हैं, क्योंकि वहां पे भी जो मामला है वो जगन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, बीजेपी की कोई लीडरशिप नहीं है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी हैं, बीजेपी की कौन सी लीडरशिप वहां है? महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सबसे बड़े नेता के रूप में उभर गए हैं। इस समय महाराष्ट्र स्टेट के शरद पवार से भी बड़े नेता के रूप में, ये कहना कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने को सबसे बड़े नेता के रूप में स्टैब्लिश कर लिया है और वहां के इंडिया गठबंधन को वो लीड कर रहे हैं। ये सारे लोगों का जो मैं नाम ले रहा हूं, ये लोग अपने अपनी स्टेट में अपने अपने गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन को लीड कर रहे हैं। कर्नाटका में सीतारमैया और डीके शिव कुमार ने जिस तरह से अभी तक मामला चलाया है और वहां में मैं बेंगलोर था अभी। हिमांशु जी, मैं आपको बताऊं, हम लोगों को बहुत सी चीजें कर्नाटका की पता नहीं है। मैं बेंगलोर गया था और मुझे सुन के ताज्जुब हुआ, कर्नाटका एक ऐसी स्टेट है जहां पे टोटल बजट एलोकेशन का 25% दलितों के लिए बाय बाय लॉ कानून उन्होंने पास कर दिया। 25% हर चीज में एलोकेशन है, चाहे वो सोशल वो हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कहीं हो। और यहां तक ही नहीं है, छोटे या बड़े ठेके जो हैं उसमें 25% ठेके दलितों को दिए जाएंगे। वो यहां तक उन्होंने सीतारमैया, एक्चुअली क्या है कि सीतारमैया को जिन लोग जानते हैं, पुराने समाजवादी हैं, बहुत ही कमिटेड। मतलब उनका अगर आप देखेंगे तो वहां पे कुछ लोगों का कहना है कि ये तो अंबेडकर जी के बिल्कुल उसमें चिन्हों पे चल रहा है। उनका उनका दलितों के प्रति एक एक अलग तरह का आग्रह है और सीतारमैया उसको ठीक से भरपूर ढंग से कर रहे हैं। मैं सिर्फ जो कहने की बात कर रहा था कि अब ये जो लीडरशिप, लोकल लीडरशिप है, उसको मैच करने के लिए वहां पे मुझे कोई नहीं दिखाई दे रहा कि बीजेपी, मोदी जी हैं, हर जगह मोदी जी हैं। अब जरा मैं 2-3 बातें और कर लूं। 2019 में जो राहुल गांधी की इमेज थी और 2024 के राहुल गांधी में मुझे ऐसा लगता है कि जमीन आसमान का फर्क है। मोदी जी आज की तारीख में क्लूलेस है, उनको समझ ही भी नहीं आ रहा है। उनको पहले लगा था कि शायद ये राम मंदिर मेरे पास एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि सब इससे हो जाएगा। वो ब्रह्मास्त्र नहीं लगा अपनी जगह। ये जो पुष्पेंद्र भाई साहब ने कहा था स्कूबा डाइविंग का, वो स्कूबा डाइविंग कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं विटिंगली अनविटिंगली जिसको कहते हैं, जाने अनजाने में राहुल गांधी से वो हर चीज में अपने को कंपेयर करना चाह रहा है। उनको लगता है अच्छा राहुल गांधी, अच्छा ये कूदा था समुद्र में, तो अब मैं भी समुद्र में कूद के दिखाता हूं। अरे भाई, वो ट्रेंड डाइवर है, वो समुद्र में कूदा था हाई सीज में, आपने अपनी हंसी उड़वाई है। क्योंकि मैं प्रैक्टिसिंग हिंदू हूं, मैं बार बार कहता हूं, मेरे जानकारी में आज तक कोई भी पूजा इस तरह से नीचे ले जाके कालीन बिछा के जो काम कर रहे थे, उसमें हंसी ज्यादा आ रही थी। मुझे मतलब मैं अपने ज्ञान का वर्धन करना चाहूंगा। अगर कोई मुझे ये बताए कि ये वाली पूजा सागर तल में जल समाधि लेने के बहुत से हुए कि जल समाधि लेके लोग उसी में चले गए, लेकिन अंदर जाके पूजा करने का मेरी जानकारी में हिंदू धर्म में इस तरह का कुछ नहीं। अब ये एक नया नैरेटिव भी सेट कर रहा है। अब ये नया नैरेटिव सेट कर रहा है कि ईवीएम है ना, अब वो ईवीएम के बाद बीजेपी के लोग धीरे से इसको डाल रहे हैं, जिससे जो जो एक कॉमन वोटर है, जो ना इधर है ना उधर है, अगर उसको मन कर रहा है कि भाई महंगाई की बहुत दिक्कत है, मोदी जी झूठ बहुत ज्यादा बोलते हैं,
अगर किसी भी कारण से तो वो जाएगा ही नहीं वोट देने। अब बीजेपी नहीं चाहती है कि ऐसे वोटर जो उसके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं वो वहां तक जाए, तो उनको उस व्यवस्था से ही उनका विश्वास उठाने की पूरी कोशिश है कि ईवीएम है, अरे कुछ नहीं होगा ईवीएम। मोदी जी ने कह दिया है ना 10 केरल से सीट आ रही हैं, अरे ईवीएम की वजह से कह दिया 10 सीट आएंगी, देखना 10 नहीं आएंगे तो 8 आएंगे। वो ईवीएम का दिमाग में भरा जा रहा है बार 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 बार। मैं कुछ चीजें ये है कि कुछ चीजें शायद प्रकृति जो है, जो नेचर है वो इनके साथ नहीं काम कर रहा है। संदेश खाली अगर आपको अभी का मामला है, संदेश खाली क्यों किया गया था? जो मेरी समझ है संदेश खाली में वेस्ट बंगाल से उतना मतलब नहीं था। संदेश खाली को लेके जब स्मृति ईरानी गई और उन्होंने कहा जेनोसाइड्स ऑफ हिंदू, तो वो बेसिकली उत्तर प्रदेश, बिहार को ज्यादा टारगेट कर रहे थे। उनका कोई वहां से लेने देना नहीं था। उत्तर प्रदेश, बिहार के हिंदू को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या? छब्बे बनने गए थे, चौबे जी जो थे छब्बे बनने गए थे, दुबे से भी गई गुजरी हालत हो गई। उस अति उत्साह में उस सिख आईपीएस अफसर को जिस तरह के बीजेपी के वर्करों ने गाली दी और खालिस्तानी कहा, उससे आज की तारीख में ये हो गया है कि इनको पंजाब में आज की तारीख में एक सीट नहीं मिलेगी, एक सीट नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ की सीट जो हमारे वो जो खेर साहब की पत्नी वहां से लड़ती हैं, जी, जहां जी। पे मोदी जी ने किरण कहा खेर था जी। ये मेरी सीट। हाँ, वो तो पिछली बार जाके मोदी ने मेरी बहन है, ये मैं लड़ रहा हूं। उन बहन का इस बार हालत देखिएगा। मेयर इलेक्शन में किस तरह से हुआ है, उसका गुस्सा कहीं ना कहीं तो रहता है। मेयर देखिए, एक हम लोगों के यहाँ एक और चीज खराब क्या हो गई है, अगर आपको याद हो, मैं उत्तर प्रदेश का बिल्कुल ठीक से जानता हूँ। गिरहकट या चोर, ये दोनों आर्ट माने जाते थे, ये दोनों कला के काम। ये गिरहकटी जो था ये बहुत इट वाज अ वेरी फाइन आर्ट, जो पॉकेट मारने वाले थे। और चोरी भी बहुत बड़ी कला, ये कलाकार लोग करते थे। लेकिन जब ये कलाकार पकड़ जाते थे तो इनकी बहुत पिटाई होती थी और पिटाई करके छोड़ दिया जाता था। मैंने पॉकेट मारों को थाने भेजते हुए नहीं देखा। आज की तारीख में क्या हो गया है कि ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। मतलब ऑपरेशन लोटस चोरी, गिरहकटी, डकैती का एक कॉमन चीज है। उसमें ऑपरेशन लोटस, अरे भाई चोरी का काम कर रहे हो, तुम पॉकेटमारी का काम कर रहे हो, तुम जनमत के अगेंस्ट कर रहे हो, उसमें कोई नहीं। अब जनरली हम लोग ये मानने लगे हैं कि नहीं नहीं वो फेल हो गया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसान आंदोलन जिस समय आया है और जिस तरह से इन्होंने शुरू में पेशबंदी की कि ऐसे ऐसे मैनेज करके मैं इसको कर लूंगा, किसान आंदोलन का जैसा आपने भी कहा, मैं भी, आज उसका कितना इम्पैक्ट होगा और किस रूप में अगले 10 15 20 दिन में वो डेवलप करेगा, ये हम लोगों को नहीं मालूम। लेकिन उसका इम्पैक्ट बीजेपी के पक्ष में तो नहीं होने वाला है। विपक्ष के लिए कितना होगा ये नहीं मालूम। मैं जयंत चौधरी और नीतीश कुमार दोनों की बात कह के बात समाप्त करूंगा। जयंत चौधरी को जो ट्रीटमेंट दिया गया है, और जैसा यह है कि भाई वो मंत्रालय में मंत्री बनेंगे, ये बने, लेकिन जो ट्रीटमेंट दिया गया है, तो बहुत से ऐसे लोग जो अपने आप में ये मन में कुछ बना रहे थे कि ऐसे चलेंगे, उस पे जरूर ब्रेक लग गया है। अभी भी जयंत चौधरी की स्टेटस पता नहीं, वो 2 सीटें तो पहले भी थी। अब यहाँ पे तो अखिलेश यादव 7 सीट उनको दे रहे थे, वो अखिलेश यादव बार-बार पूछ रहे हैं कि आपको दिक्कत क्या थी? आप हरेंद्र मलिक की दिक्कत थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके घर का कोई भी लड़ेगा तो हरेंद्र मलिक नहीं लड़ेंगे। लेकिन आप आज तक दिक्कत नहीं बता पाए हैं जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी के ने अपना व्यक्तिगत नुकसान तो क्या ही अपनी इमेज का, वोट में क्या नुकसान हुआ है नहीं। उधर नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार की हालत अजीब सी स्थिति है। उनके पास 16 एमपी हैं, शायद सीटें इस बार मिलेंगी 10-11। अब नीतीश कुमार एक तरफ वो पूरी ताकत लगाए हुए हैं कि विधानसभा का चुनाव साथ-साथ हो जाए। जो ना उधर आरजेडी नहीं मानी थी तभी वो छोड़ के इधर आया, बीजेपी भी नहीं मान रही है। मेरा कहना ये है कि कुल ले दे के आपके जो अपने साथ के लोगों को भी ले चलना है, वो भी बहुत क्लैरिटी नहीं है कि आप किसको लेके कैसे करेंगे। और जो इंडिया बार-बार ये पूछा जा रहा था कि इंडिया गठबंधन की सीट कब होगी, कब होगा वो, देरी हो गई है। अरे भाई एनडीए गठबंधन का कोई तो बता दे कि किस स्टेट पे हुआ है। आज कहा जा रहा है कि आज रात तक या शाम तक कोई सीट रिलीज होने वाली है बीजेपी की, लेकिन अभी जी। तक रिलीज नहीं हुई है। तो मेरा सिर्फ कहना ये नैरेटिव सेटिंग की बात है। ये तय है कि विपक्ष को या इंडिया गठबंधन को प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़ीरो स्पेस मिल रहा है। जो भी उसको स्पेस मिल रहा है इसमें सोशल मीडिया पे मिल रहा है। सोशल मीडिया में बीजेपी की जो आईटी सेल है वो बहुत स्ट्रांग है। झूठ फैलाने में, झूठ उसमें करने में वो भी लगी है। लेकिन मैं जो ग्राउंड में देख रहा हूँ, बीजेपी के लिए 272 का आंकड़ा आज की तारीख में थोड़ा मुश्किल है। अब वो कल के दिन क्या होगा वो देखने वाली बात है। प्रशांत जी।
जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आज के समय में जो चुनौतियाँ वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में तो कोई घोषणा नहीं कर सकता। और मैं हिमांशु जी के पास थे, हिमांशु जी जैसे आनंद जी ने पूरे विस्तार से पूरे स्टेट वाइज़ का उन्होंने उसका व्याख्या की है। अब क्या लगता है अगर बिहार के उत्तर प्रदेश की हम बात करें, यहाँ पर जैसे बीजेपी को लगातार चुनौती मिल रही है विपक्षी गठबंधन से और इसके साथ हम देखते हैं कि जो महाराष्ट्र है, क्योंकि गुजरात से अब महाराष्ट्र बिल्कुल जुड़ा हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति को बखूबी जानते हैं। उसमें जिस तरह से उद्धव ठाकरे की जो गुट है, जिस तरह से लगातार वह हम देखते हैं उसके प्रति एक वहाँ की जो भावनाएँ हैं, जुड़ती जा रही है महाराष्ट्र के निवासियों की और खासतौर से मराठा आंदोलन भी वहाँ पर हो रहा है। तो ऐसे में पूरी प्रदेशों को अगर समझें 2-3 स्टेट की अगर हम बात करें केवल बिहार की और उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की, क्योंकि बीजेपी ने यहाँ पे मुख्यतः सारी सीटों पे अब एक तरह से उनका चाहे गठबंधन के साथ या अब सिंगल हैंडेड जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर उन्होंने होल्ड किया था पूरी पार्लियामेंट सीट का। आने वाले समय में आपको क्या लगता है इन 2-4 स्टेट की अगर बात करें, किस तरह की पिक्चर आप समझते हैं आने वाले समय में यहाँ पर सामने आ सकती है? हिमांशु जी। अ, मैं क्लियरली मानता हूँ कि जिस तरीके से आनंदवर्धन सिंह साहब ने एक पूरा जो ब्यौरा दिया पूरे राष्ट्र का जो परिस्थितियां है, पुष्पिंदर जी ने जो बातें की, उसमें क्लियरली जिस तरीके से ब्रूट फोर्स यूज की जा रही है एजेंसीज वगैरह की और जो जोड़ तोड़ की एक राजनीति होती है, उसमें जिस दिशा में ये सब जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक डर तो बिल्कुल है। क्योंकि जो आप कॉन्फिडेंस से जो बोल रहे हो 370 मतलब आप जोड़ रहे हो उसको आर्टिकल 370 से। अब आर्टिकल 370 नाम की फिल्म को भी प्रमोट कर रहे हो। तो महाराष्ट्र में भी कहीं ना कहीं जो बदलाव आए, आखिरकार आप देख लीजिए कि महाराष्ट्र में पहली बार जिस तरीके से शरद पवार साहब लास्ट मिनट पे जब स्टेट इलेक्शंस थे वहां पे गए और कहा एक बरसती मतलब बरसात में उनको जरूरत नहीं है, लेकिन वो वहां गए छाता लेके, उन्होंने कहा कि मराठा ना कभी दिल्ली दरबार के सामने झुका है ना कभी झुकेगा, और पूरा एक मराठी सेंटिमेंट वेव खड़ा हो गया जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में हमने देखा। तो ये जो मराठी सेंटिमेंट वेव जो खड़ा हुआ उसको आप कैसे सबड्यू करेंगे? तो इसमें फिर आपने उनके भाई की जो बातें हैं वो सब निकाली, ईडी का समन्स वगैरह निकाला। शरद पवार का भी मतलब बात आई थी, शरद पवार तो सामने से ईडी के सामने चले गए थे, तब ईडी बोला कि हम तो तैयार भी नहीं है। और उसके बाद जिस तरीके से पूरा का पूरा जो माजरा हुआ, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जीएसटी में कंट्रीब्यूशन है महाराष्ट्र का, उसके ऊपर अपना दबदबा बनाए रखने की बात, क्योंकि ये शेयर बहुत बड़ा है। पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा शेयर अगर कहीं से आ रहा है जीएसटी में, तो महाराष्ट्र और मुंबई से आ रहा है। तो वो आप जाने देना नहीं चाहेंगे, मतलब आप उसको उस दिशा में लेके जाना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अगर आपको पैसा भी इन्वेस्ट करवाना है इन्वेस्टर्स के पास, तो आपका फाइनेंशियल कैपिटल तो वही है ना, तो कहीं ना कहीं तो पैसा वहीं पे आने वाला है, तो आपको उसके ऊपर पकड़ बनाए रखनी है, तो इस दिशा में आप जा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में लोकसभा में इसकी इम्पैक्ट कैसी आएगी, क्योंकि देखिए शुगर के जो एफआरपी के दाम बढ़े, उसमें बेनिफिट यूपी और महाराष्ट्र के किसानों को होने की बात आ रही थी, लेकिन वो भी सब हो चुका है अभी, मतलब इतना कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। तो गवर्नमेंट अभी जो जो अनाउंसमेंट्स कर रही है, वो कहीं ना कहीं एक फुल स्ट्रैटेजी है, उसके जरिए ये सब हो रहा है। बीच में कुछ भारत रत्न भी देने की बात आ रही थी कई नेताओं को, लेकिन वो भी फिलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो उस दिशा में वो महाराष्ट्र पे अपना कब्जा बिल्कुल जमाए रखना चाहेंगे। लेकिन ये जो माहौल बन रहा है, जो वर्धन सिंह साहब ने जो पूरी बात रखी, पुष्पिंदर जी ने जो बात रखी, उसमें जो माहौल बन रहा है वो एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। अब चाहे आपके पास 37% वोट शेयर है, उसके जरिए आप चाहे कुछ सीट्स लाएंगे जिस दिशा में, लेकिन सामने 73% से 63% जो वोट शेयर है वो कंबाइन होकर जब आपके सामने निगोशिएट करने बैठेगा, तो जो बातें आ रही है, जैसे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि एक मोर्चा पूरा तैयार है, वो कभी भी स्किप करेगा, तो क्या संघ इसका इंजीनियरिंग कर रहा है? उस समय पे क्या होगा, मतलब आपके पास अगर 200 सीटें हैं, तो क्या आपके 100 नेता जो शायद वापस जो कांग्रेस में आ जाएंगे, जो कांग्रेस से गए थे वो शायद वापस आ जाएंगे। और जिस तरीके से लिस्ट कल बाहर निकली है ना, उसमें कोई मतलब इतना बड़ा चेंज नहीं है, या जो लिस्ट निकलने की बात है उसमें कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को पता है सब जगह से वो घिर चुकी है। राम मंदिर एक ही मुद्दा है जिसके सहारे वो चलना चाहते हैं। 6 तारीख को एसबीआई क्या डेवलपमेंट्स देता है, उसके बीच का कोई मतलब एक इंटरिम पिटीशन डाली जाती है सुप्रीम कोर्ट में कहने के लिए
कि भाई हम नाम डिक्लेयर मत कीजिए, आपको एक सील एनवेलप में हम नाम दे देंगे या ये सब होगा। मुझे लगता है इन सब मुद्दों के ऊपर नजर जमाए रखनी पड़ेगी। पर एक बात क्लियर है, महाराष्ट्र मतलब वेस्ट की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटका में जो डेवलप हुआ है, क्योंकि कर्नाटका में भी, कर्नाटका इज ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स टू द जीएसटी। तो कर्नाटका में भी वो अपना मतलब खोना नहीं चाहते थे वर्चस्व, लेकिन वो खो दिया उन्होंने, क्योंकि साउथ का जिस तरीके से पूरा एक जो एक साउथ का एक वाद जो होता है, वो दक्षिणवाद जो बिल्डअप हो रहा है, उसके सामने शायद ये बीजेपी का हिंदुत्व का वेव कैसे टिकेगा ये कहना मुश्किल। लेकिन उसमें जो संभावना है, मैंने कही कि राम मंदिर को लेके विष्णुपंथियों को जिस तरीके से एक सेंटिमेंट बिल्डअप करने की बात है, और शिवपंथियों को ये ज्ञानवापी को लेके जो सेंटिमेंट बिल्ड करने की बात है, वो बीजेपी का एक सोशल एक्सपेरिमेंट या इंजीनियरिंग हो सकता है साउथ की पोल पॉलिटिक्स को खत्म करने के। और दूसरा, रीजनल छात्रावास जिस तरीके से साउथ में है, वहां पे आप ये पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो वेस्ट में अभी आपके पास गुजरात और महाराष्ट्र, इनके ऊपर आपको पकड़ जमाए रखनी पड़ेगी अगर आपको फिनेंशियली जिस तरीके से बातें आ रही है, क्योंकि फिनेंशियली आपने सभी स्टेट्स की स्वायत्ता तो खत्म कर दी है। तो उसमें महाराष्ट्र में जो आपने सवाल किया, क्योंकि कुछ आवाज में खरखराहट आ रही, तो एग्जैक्टली मुझे सवाल नहीं सुनाई दिया, लेकिन मैं जो समझता हूं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र और गुजरात ये दो ऐसे राज्य है, तटवर्तीय राज्य है, मैरीटाइम ट्रेडिशन है इन दो राज्यों का। तो इसके चलते यहाँ पे बीजेपी अपनी पकड़ बिल्कुल जमाए रखना चाहेगी। गुजरात में तो उनकी पकड़ कम नहीं हो सकती है, लेकिन महाराष्ट्र में कौन से परिबड़ किस दिशा में काम करते ये दिखना पड़ेगा। और पूरा का पूरा जो माहौल बन रहा है फार्म प्रोटेस्ट वगैरह को लेके, फार्मर प्रोटेस्ट वगैरह को लेके, तो महाराष्ट्र में भी मतलब एक फार्म कम्युनिटी का बहुत बड़ा से है। कुछ एरियाज वहां पे नक्सल इन्फेक्टेड एरियाज भी है। तो ये सब चीजें वहां की राजनीति में इम्पैक्ट करेगी। अब ये कितना बदलाव लाती है, कितना रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, मुझे लगता है हमको देखना पड़ेगा। जी, जी, जी। जैसा आपने बताया कि कौन-कौन से मुद्दे हैं और साथ ही मैं पुष्पेंद्र जी के पास आता हूँ। पुष्पेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि जैसे ऑपरेशन लोटस की हम बात करें और हिमाचल में पूरी कोशिश थी ऑपरेशन लोटस की भी कहीं न कहीं उसे साकार करने की। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने अपने जो अनुभवी नेता हैं उन्हें वहाँ भेजा और डैमेज कंट्रोल पूरा उन्होंने सफलता के साथ कर लिया है। तो जब बिहार में भी देखें कि जब से नीतीश कुमार गए उसके बाद जैसे आनंद जी ने कहा तेजस्वी यादव ने सिंगल हैंडेडली पूरी बिहार की राजनीति को अपने केंद्रित कर लिया है। और जिस तरह से उनकी रैलियों में लोग उपस्थित दर्ज करा रहे हैं, भीड़ आ रही है, उससे दर्शाता है कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। और हम झारखंड की बात करें इसमें कि जिस तरह से हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार कि कहीं न कहीं सरकार ही अस्थिर हो सकती है। कुछ झारखंड के उनकी पार्टी के विधायक पाला बदल सकते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि आदिवासी विधायक जिनके उन्होंने जिस तरह से एकजुटता का परिचय दिया है, जिस तरह से वो अडिग रहे हैं अपने नेता के साथ, अपनी पार्टी के साथ, तो उससे क्या विपक्षी दलों को बढ़त मिली है? जो परसेप्शन बनता है ऑपरेशन लोटस की या बीजेपी के पक्ष में, उसको इन तीनों राज्यों ने कहीं न कहीं बीजेपी को भारी चोट पहुँचाई है। बीजेपी को चैलेंज किया इन तीनों राज्यों ने कहीं न कहीं अपनी राजनीति से? पुष्पेंद्र जी। प्रशांत जी, पहला सवाल जो आपका ऑपरेशन लोटस हिमाचल का है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे कहीं एकजुटता या एक ताकत कांग्रेस को मिली है। आपके बिल्कुल जब ये तय था कि उनके 25 विधायक हैं, आपके 40 हैं और हर्ष महाजन को कैंडिडेट बना दिया जाता है, तो आप इतने सतर्क क्यों नहीं थे कि आपके 6 विधायक उस दिन वहां चले जाते हैं? ये ठीक है कि सीखा भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही है। जिस तरह से सरकार बचाई वो ऐसा ही था जैसा कि लोकसभा के संसद में जो लास्ट में हुआ और विपक्षियों को बर्खास्त किया गया, बाहर कर दिया गया, कानून पास कराने गए, तो सबक भी उन्होंने उससे सीखा। लेकिन आप देखें तो कांग्रेस की लड़ाई ही सामने आई है और इससे कहीं कांग्रेस वहाँ हीरो नहीं बन जाती। बल्कि मुझे तो इतना आश्चर्य और इतना क्षोभ भी होता है कि विपक्ष आखिर क्यों सजग नहीं रहता। अगर 25 विधायकों पे उम्मीदवार उतार रहे हैं तो आपने अपने किले को चाक चौबंद क्यों नहीं कर लिया? ये एक सवाल उठता है। तो बाकी मोटे तौर पे अगर मैं ना 2 थ्योरी देखता हूँ, जैसा आनंद भाई भी कह रहे थे कि ऐसा है नहीं कि भाई बहुत जगह उनकी मुश्किलें हैं, बिल्कुल है। बिहार में अगर नीतीश को जाने का उनको लाभ लगता है तो बहुत सी बातों में वो नेगेटिव भी जाता है, जैसे कि तेजस्वी का कद बढ़ेगा, दूसरे कम सीटें मिलेंगी नीतीश को और तेजस्वी और कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो ज्यादा सीटें लड़ने का मौका मिलेगा। और अभी महाराष्ट्र तो एक पहेली के रूप में है। महाराष्ट्र की पहेली का क्या उत्तर निकलेगा और वहाँ पे असली शिवसेना कौन सी मानी जाएगी, असली एनसीपी कौन सी रहेगी,
ये जनता बताने वाली है। और इसमें भी मुझे संदेह नहीं है कि वहाँ कोई डर है, क्योंकि डर ना होता तो बीएमसी वगैरह के चुनाव हो गए होते। तो मैं ना आनंद भाई से डिसएग्री कर रहा हूँ, ना भ्यानी जी से कर रहा हूँ, हिमांशु भाई से। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि बार बार परसेप्शन की लड़ाई में ये आगे निकलते चले जा रहे हैं। अब मेरे मन में दो थ्योरी चलती हैं, किसी भी तरह से आप देख लें कि भाई मैं अपने सपोर्टर्स को मोटिवेट करने के लिए और जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उन पे एक प्रभाव डालने के लिए साइकोलॉजिकल, मैं बार बार ये कहूँ मैं तो 400 ला रहा हूँ, 400 सीट ला रहा हूँ, 370 ला रहा हूँ, 400 ला रहा हूँ, तो एक तो वो डिमोरलाइज होते हैं। दूसरा जो मेरे समर्थक है वो मोटिवेट होता है, सब कुछ होता है। हमेशा कहा जाता है, बंगाल के विधानसभा चुनाव में भी तो अमित शाह ने कहा था ना, दूसरी इतनी सीटें जीत रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा है, अगर उन्हें कॉन्फिडेंस होता कि ये सब जीत रहे हैं, तो फिर उन्हें नीतीश की क्या जरूरत थी, फिर उन्हें जयंत चौधरी की क्या जरूरत थी, फिर उन्हें अशोक चौहान की क्या जरूरत थी, और फिर वो सारे दागी नेताओं को क्यों ले लेना चाहते हैं, उन्हें मंत्री पद देना चाहते हैं। तो ये इसके भी दो जवाब आ जाते हैं। भाई एक जवाब ये है कि किसी भी तरह से इस टारगेट को पूरा करना है, और दूसरा ये कि आप कहीं बहुत पीछे हैं, बहुत ज्यादा पीछे हैं, डरे हुए हैं, और तब हर एक तरह से समझौता करने को हर एक बात पर तैयार है। वर्तमान में किसान आंदोलन है, जो दूसरी मुद्दे उठ रहे हैं, वो कोई कम चुनौती नहीं है। और उनको अगर मीडिया नहीं दिखाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया में उतनी बातें नहीं आती है, नेगेटिव तरह से पेश किया गया, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसका असर नहीं है। और जैसान भाई ने कहा कि उसका नुकसान जो भी होगा, थोड़ा हो ज्यादा हो, तो वो बीजेपी को ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। पर मेरा आनंद भाई और हिमांशु भाई से एक ही कहना है कि हमारा विपक्ष अभी भी परसेप्शन में और अपना कम्युनिकेशन में मुझे वीक लगता है। और बिल्कुल इलेक्शन की, मतलब बिफोर इवनिंग पे आप समझ लें कि पूर्व संध्या आ गई है चुनाव की, और उस समय तक भी कोई ऐसी स्ट्रेटजी, कोई ऐसा नैरेटिव नहीं दे पा रहे हैं। बस मेहनत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, एकदम से टर्नआउट भी होता है, जैसे ही वो दिन गठबंधन होता है तो एकदम से माहौल चेंज होता है, फर्क पड़ता है। लेकिन साथ साथ ये भी लगता है कि भाई आखिर हो क्या रहा है, जैसे भरूच का हिमांशु भाई बता रहे थे। अब वो कांग्रेस इतना भी नहीं मान पाई कि भाई आपको ये मना लेती कि भाई भरूच तो दे दो, कहीं और से लड़ लो। अगर उन्होंने कैंडिडेट क्लियर भी कर दिया था तो कोई बपौती तो थी नहीं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि कितना त्याग कांग्रेस कर रही है, क्या जबरदस्ती के गठबंधन तो नहीं है, आप पंजाब में करती नहीं है गठबंधन जहाँ करना है, अब वो स्ट्रेटेजिक एडवाइज है क्या है, ममता जी का भी रुख ऐसा ही है। तो इन सारी बातों को देख के मुझे लगता है कि बार बार बीजेपी को ये मौका कहने का मिलता है कि देखो इनसे तो अपना घर नहीं संभलता, तो ये देश को क्या संभालेंगे। और फिर एक बार फिर से वो स्टेबिलिटी वाली बात आएगी कि अगर इकट्ठे कुनबा जुड़ भी गया तो कोई स्टेबल सरकार नहीं दे पाएंगे। ये सारी बातें हैं जो विपक्ष के परसेप्शन को वीक करती हैं। और बार बार चाहे वो जबरन हो, मीडिया पे जिस तरह से उनका कंट्रोल है, जिस तरह से IT सेल उनका बहुत आगे है, तो परसेप्शन की लड़ाई में वो आगे निकल जाते हैं। ये मेरा सिर्फ कहना है आनंद भाई। जी, जी, जी। जैसा आपने कहा कि परसेप्शन की जो लड़ाई है, उसमें विपक्षी दलों को मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आनंद जी के पास आता हूँ। आनंद जी, आपसे 2-3 प्रश्न मैं कंबाइन करके पूछता हूँ कि एक तो मायावती जी को लेकर तमाम तरह की चर्चाएँ लगातार रहती हैं। हालाँकि वह खूब पुरजोर तरह से खंडन कर चुकी हैं कि इंडिया गठबंधन से हमारा कोई मतलब नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उसके बावजूद भी लगातार ये बातें सामने आती हैं कि मायावती जी इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। साथ ही एक आजकल हम देख रहे हैं प्रशांत किशोर, जो राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर पहचान जिनकी है, वह उनके लगातार विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म्स पे, चाहे मुख्यधारा का मीडिया हो, चाहे अल्टरनेट मीडिया हो, सभी पर उनके इंटरव्यू लगातार प्रसारित हो रहे हैं। और उसमें वह ये कह रहे हैं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को टारगेट करते हैं, कि कह रहे हैं कि इस समय उन्हें यात्रा नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि दिल्ली में होना चाहिए था। तो इस तरह जो पूरा परसेप्शन एक बनाया जा रहा है प्रशांत किशोर के माध्यम से या दूसरे अन्य इस तरह की चीज़ों को सामने लाकर, वह क्या दर्शाता है? उसके पीछे क्या रणनीति है बीजेपी की, या और मायावती जी को लेकर आपका क्या आकलन है कि क्या वे इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? पहले मैं मायावती जी की बात कर लूं। मेरे हिसाब से मायावती जी इंडिया गठबंधन में अब ट्रेन निकल चुकी है। अब वो शामिल होने का नहीं है, क्योंकि एक चीज और समझ लीजिएगा, मायावती जी भी उस तरह की नेता नहीं है। वो बीजेपी नहीं है कि मैं अपनी सीटों को करके, या जो उनका एक एक जिस तरह से वो पॉलिटिक्स करती हैं कि भाई उनके दरवाजे पे सबको जाना है, सब लोग वहां जाएं, उनके उनके आगे पीछे घूमें, उस तरह की पॉलिटिशियन नहीं है। तो मेरे ख्याल में मायावती जी की ट्रेन अब निकल चुकी है, क्योंकि 62, अब मामला यह है कि 17 सीट कांग्रेस की और एक चंद्रशेखर रावण, 62 सीट जो सपा के पास बची हैं,
सपा को अभी कुछ लोगों को अकोमोडेट करना है, उनको पल्लवी पटेल की पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य को घुमा फिरा के, या तो स्वामी प्रसाद मौर्य ये कह रहा है कि मैं कांग्रेस से समझौता कर रहा हूँ। मतलब बात नाक पकड़ने की बात है कि इधर से पकड़ेंगे, उधर से नाक पकड़ेंगे। तो अब मायावती जी भी आती हैं तो वो तो कहेंगी मेरे पास 10 एमपी थे, तो मुझे 40 सीट दो तुम। और जो इस समय 30 पे ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं अखिलेश यादव। अ, ये थ्योरेटिकली तो कहीं भी कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन शायद प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। मैं लेकिन उसपे एक महाराष्ट्र की बात ज़रूर कहना चाहूँगा। महाराष्ट्र का 2-3 चीज़ें समझ लीजिए। और हिमांशु जी, जो मेरा जितने महाराष्ट्र के लोगों से बातचीत हो रही है, महाराष्ट्र इसलिए सेंसिटिव हो गया है कि 2 चीज़ें हैं। महाराष्ट्र में अदर देन दिस की जो भी मूल पार्टी है, अ, शिवसेना वही मानी जाएगी जहां उद्धव ठाकरे रहेंगे, कांग्रेस वही मानी जाएगी जहां इंदिरा गांधी थी, एनसीपी वही मानी जाएगी जहां शरद पवार है। मतलब ये बार बार हम लोगों ने पार्टियां बहुत टूटी हैं, जहां पे मूल इस तरह की पार्टी जो व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है, वहां पे वो जो ओरिजिनल जो है, राज ठाकरे को कभी लोगों ने शिवसेना का वो नहीं माना, जबकि उस समय अगर आपको याद हो तो हम सब लोग ये मानते थे कि वो भाई बाला साहब के उनमें वो सारे गुण हैं, तेज तर्रार हैं, उस तरह की पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन नहीं माना गया। उद्धव ने अपने को, अच्छा ऐसा भी नहीं कि उद्धव को ये कुछ एकदम से हो गया। उद्धव ठाकरे का कंडक्ट फॉर लास्ट 6-7 इयर्स अगर आप देखिए तो कंसिस्टेंट है। उन्होंने अपने को वहां पे ग्रो भी किए हैं। जो मुझे एक चीज आ रही है कि अदर देन इंडिया गठबंधन सबसे वेल प्लेस्ड महाराष्ट्र में है, क्योंकि महाराष्ट्र में उनको जो सबसे बड़े लीडर के तौर में उद्धव ठाकरे और स्ट्रैटेजी, और उस तरह से एक जो पेट्रोनेज के रूप में उनको शरद पवार मिल रहा है। मैं 2 चीजें कहूंगा। महाराष्ट्र में एक चीज की और लोगों को तकलीफ है, ये तकलीफ हर स्टेट में कमोबेश है, लेकिन महाराष्ट्र में जैसे कहते हैं ना, सीधे सीधे वो पेट की बात है। जो गुजरात शिफ्ट की गई थी कुछ इंडस्ट्रीज, जो आई नहीं आई वो बात है, वो कहीं ना कहीं गुजरात में इंडस्ट्री शिफ्ट की गई। फिर एक 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 कोशिश ये भी लोगों में है कि भाई वो फाइनेंशियल कैपिटल भी, स्टॉक मार्केट की कुछ चीजों को ले जाने की बात है, वो इस तरह की भी बातें हैं जिससे। और मैं एक और चीज कहूंगा कि महाराष्ट्र का और खासकर बम्बई, वो ज्यादा कॉस्मोपॉलिटन। आज जो मुंबई में मेरे और आपके घर के बच्चे या घर के लोग रहते हैं, वो अपने को बम्बईया बोलते हैं। वो ना गुजराती बोलते हैं ना यूपी का बोलते हैं। वो ये मानते हैं कि मैं बम्बई का हूं, और वो उसी तरह की चाल चलन में ज्यादा अपने को वो मानते हैं। तो एक तो वो वाला मामला कहीं ना कहीं अंडर प्ले कर रहा है। दूसरा, ये जो मराठा वाला काम करके शिंदे जी को लगा कि वो मराठा आरक्षण दे देंगे, मैं अभी भी मानता हूं कि महाराष्ट्र की राजनीति में अगर कोई मराठा लीडर है तो 1 से 100 नंबर तक वो शरद पवार, 100 नंबर के बाद कोई 101 नंबर पे कोई दूसरा मराठा लीडर आ सकता है। वहां की जो अस्मिता है वो जो मराठा अस्मिता है वो शरद पवार के साथ अपने को आइडेंटिफाई करती है। मैं एक एक चीज और कहूंगा, जैसे शुगर केन प्राइस की बात, यानी हिमांशु भाई आपने कही, तो क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, एक दिक्कत क्या हो रही है कि यहाँ पे पेमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे जो पर्ची होती है वो 1-1 साल हो जा रहा है, उसको नहीं बनाया जा रहा है। 8-8, 10-10 महीने का पेंडिंग पेमेंट है। और इन लोगों ने बार-बार अपने गला फाड़-फाड़ करके, बीजेपी ने कहा था जब 2022 का इलेक्शन भी था कि हम आएंगे और 15 दिन के अंदर आपके पेंडिंग पेमेंट्स को करेंगे। आज तक नहीं हो पाया। तो किसान की एक 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 खास करके उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में बोल रहा हूँ, प्राइस तो एक बात है ही, लेकिन पेमेंट भी उससे ज्यादा जरूरी बात हो जाती है। मतलब आज किसान ये कह रहा है भैया 100 रुपए की पर्ची 90 रुपए में आज दे दो, हमें दे तो दो। जबकि कानूनी बाध्यता ये है कि अगर आप लेट कर रहे हैं 14 दिन से या 21 दिन से ज्यादा, तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना है, जो कानूनी बाध्यता है। मैं एक चीज और कहूंगा, कांग्रेस का जो हिमाचल प्रदेश में हुआ, बिल्कुल मैं बिल्कुल शत प्रतिशत इस बात से सहमत हूं कि वो कांग्रेस की नालायकी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। 25, जैसा पुष्पन जी ने कहा, अगर 25 सीट वाली पार्टी अपना कैंडिडेट दे रही है तो कांग्रेस को उसी समय तैयारी कर लेनी थी। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक अच्छी बात ये हुई है हिमांशु भाई कि राजीव शुक्ला एक्सपोज हो गए। किसी की हिम्मत नहीं होती थी राजीव शुक्ला के लिए कुछ बोलने की। ये जो राजीव शुक्ला को बिल्कुल साफ साफ हो गया है कि ये अडानी के पेरोल पे जो अशोक वानखड़े, तो उनको बोलते हैं ये स्लीपर सेल हैं बीजेपी और अडानी के कांग्रेस में। और इस वाले हिमाचल प्रदेश के इंसिडेंट में राजीव शुक्ला को जितना नंगा कर दिया है उतना कहीं नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस में जो भी उनके हिमायती हैं, उनको भी राजीव शुक्ला का नाम पुश करने में थोड़ी मुश्किल होगी इस बार। तो और वो डीके शिव कुमार ने आके लास्ट मिनट में उसको
अ, उसको उस गेम को आप क्लोज कर लिया, तो राजीव एक अच्छी बात ये हुई कि भले ही वो अच्छा टेक्निकली अगर आप देखिए तो हारे नहीं है, वो तो ड्रॉ लॉटरी था, बराबर बराबर का था, लॉटरी से वो जीत गए हैं। लेकिन वहां पे अच्छी बात ये हुई कि राजीव शुक्ला जी एक्सपोज हो गए हैं। मैं एक बात और कह दूं कि आम आदमी पार्टी, जैसा इन्होंने कहा कि पंजाब में पता नहीं क्या है, देखिए ये कुछ चीजें बोली नहीं जाती हैं, कुछ चीजें लाउड स्पीकर पे लेफ्ट और कांग्रेस कभी थोड़ी बोलेगा कि केरल में हम आमने सामने लड़ेंगे, दे विल नेवर से दैट। पर कुछ चीजें आम आदमी पार्टी ने और कांग्रेस ने संयुक्त रूप से अपनी सीटों का गठबंधन अनाउंस किया है। उन्होंने कहा है गुजरात में 2, हरियाणा में 1, दिल्ली में 4 आप, 3 कांग्रेस, नहीं चंडीगढ़ की सीट हम आम कांग्रेस को दे रहे हैं, गुजरात में हम नहीं, अरे गोवा में हम नहीं लड़ रहे हैं। उन्होंने पंजाब में कभी कोई स्टेटमेंट ये नहीं आएगा कि हम आमने सामने लड़ेंगे, कभी कभी नहीं आएगा। तो वो साफ साफ है कि गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने लड़ रही है, क्योंकि वो बीजेपी को स्पेस, आज वहां बीजेपी 4 नंबर की पार्टी है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बाद वहां अकाली दल आएगा, बीजेपी नहीं आएगी, और अभी भी अकाली दल और बीजेपी का कोई गठबंधन नहीं हुआ है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि इनके गठबंधन इन प्लेस है। आम आदमी पार्टी का आपको कहा ये मतलब ये एनडीए का कहना कि वहां पे पंजाब में नहीं हुआ कुछ भी, पंजाब में हो चुका है, वो आमने सामने लड़ रहे हैं। एक ही स्टेट की बात है जो अभी तक नहीं अनाउंस हुआ है। वेस्ट बंगाल की बात ये थी, कभी पहले था कि गठबंधन में नहीं होगा, लेकिन ममता बनर्जी लगातार एक बयान दे रही है कि मैं इंडिया गठबंधन का पार्ट हूं, लेकिन मैं यहां अकेले लड़ूंगी। वो कभी भी एक बार भी ये नहीं कही मैं इंडिया गठबंधन से बाहर हूं। हो सकता है कि आने वाले समय में शायद, जहां तक मेरी मुझे उम्मीद है, वेस्ट बंगाल में भी कांग्रेस को वो स्पेस देंगी, वो लेफ्ट को वहां कोई स्पेस नहीं देंगे, क्योंकि आज लेफ्ट का पूरा काडर, वोटर, ये पूरा ममता बनर्जी के यहाँ शिफ्ट हुआ है। तो लेफ्ट को मेरे ख्याल में वहां कोई स्पेस मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को 2 सीट उसकी जीती हुई है, उसके अलावा शायद 3 सीट कांग्रेस मांग रही है। अब वो 3 देती है कि 2 देती है कि 1 देती है, देखने वाली बात होगी। प्रशांत जी, और हाँ माफ कीजिएगा, मैंने मायावती जी का मैंने जवाब दे दिया था इसलिए, सॉरी प्रशांत जी, जी। जी, प्रशांत किशोर के बारे में और थोड़ा-सा बता दीजिए कि जिस तरह से उसके इंटरव्यू लगातार प्रचारित हो रहे हैं और वह इस तरह से कहीं न कहीं माहौल बना रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा को लेकर लगातार कटाक्ष कर रहे हैं। तो इसके पीछे कुछ सोची-समझी रणनीति है? क्या लगता है आपको पूरा? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि मेरे पास कोई निश्चित सूचना नहीं है। मैं भी वही अटकल वाली बात है कि इतना बड़ा उन्होंने जो आयोजन किया, उसके पीछे जो कहाँ से साधन आया, ये इनको लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि प्रशांत किशोर 17 महीने से गाँव-गाँव घूम रहे हैं। अब प्रशांत किशोर की एक अपनी स्टाइल है। प्रशांत किशोर, अगर आपको याद हो, बंगाल इलेक्शन के बाद प्रशांत किशोर बहुत चाहते थे कि नॉन यूपीए थर्ड एक अलायंस बने। वो उसके लिए महाराष्ट्र भी गए, शरद पवार से मिले, दिल्ली भी आए, ममता बनर्जी को भी लेके गए, और फिर वो चाह रहे थे, एक्चुअली क्या है, प्रशांत किशोर अपने को कुछ ऐसे रोल में चाहते हैं, वो अमित शाह बनना चाहते हैं कि मतलब कंट्रोल मेरे पास हो। अब प्रशांत किशोर को समझना होगा कि अमित शाह और स्ट्रैटेजिस्ट में मतलब, और ये जो सेफोलॉजिस्ट या इस तरह की चीजें करते हैं, जो इलेक्शन मैनेज करते हैं, उसमें फर्क है। अ, अब उनका जो भी एजेंडा हो, उनका एक एजेंडा ये है कि नीतीश जी को लगातार गाली देते रहते हैं, और दूसरा एजेंडा ये है कि इस समय वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को वो कर रहे हैं। मैं ये मान रहा हूं कि अगर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वो तो प्रचार ही का काम कर रहे हैं ना प्रचार ही भाई। अगर वो 12 घंटे सड़क पे हैं, तो वो प्रचार ही तो हो रहा है। दूसरा ये है कि राहुल गांधी, जितना मेरी मेरी मैं जितने दिनों से देख रहा हूँ, 2004 से तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। राहुल गांधी कभी सीट को उसमें बहुत निटी-ग्रिटी में नहीं जाते। राहुल गांधी, मैंने नहीं सुना है कभी कि वो 26 पे 3 यहाँ तो यहाँ, इसको करो तो ट्रैवल कहाँ है। वो लार्जर इश्यूज पे कांग्रेस को एड्रेस करते हैं, लेकिन जो माइक्रो लेवल की चीजें हैं, वो मेरे ख्याल में जो बाकी लीडरशिप है वही करती है। आज से नहीं, पहले से करती आई है, और अब तो उनके पास खड़गे जी है ही, तो खड़गे जी शायद इस स्थिति में राहुल गांधी से बेहतर इक्विप्ड हैं स्टेट वाइज चीजों को संवारने में या सुझाने में। प्रशांत जी, जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने और पूरे विस्तार से आपने जिस तरह से पूरे विषय का व्याख्या की है, मुझे विश्वास है हमारी चर्चा ज़रूर पसंद आएगी और आने वाले समय की जो राजनीति है कि उसकी दिशा और दशा क्या हो सकती है, उस पे आप सभी ने पूरे विस्तृत तरीके से उसकी मतलब परिभाषित किया है।
और क्या संकेत हैं, क्या अनुमान है, उसके अनुसार। मैं बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ आनंद वर्धन जी का, हिमांशु जी का, पुष्पेंद्र जी का कि उन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल में से हमारे दर्शकों के लिए अपना समय दिया है। आपका मैं पुनः आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप सभी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत अभिवादन।